है आप सब। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिए। रैपिड फायर राउंड 50 क्वेश्चन इसमें भी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में ही 38 क्वेश्चन है तो हम इसी को करेंगे और रिकॉर्ड टाइम में करेंगे। चलिए शुरू करिएगा। अगले चैप्टर का नाम हम हमेशा दे के जा रहे हैं तो उसकी तैयारी करके आइए, तब प्रैक्टिस करिए, तब मजा आएगा, है ना। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान क्या बाबर, अकबर, औरंगजेब, शिवाजी किसके टाइम में थे? तो ये तो आपको मालूम होगा। 8 इसमें मेन मंत्री कह लो या जो कह लो आप, इसमें 8 लोग थे। शिवाजी के दरबार में ये हुआ करता था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को, अब देखो सुरक्षा के लिए ये एक टैक्स लेते थे, ठीक है ना। उसको किस नाम से जानते थे? सुरक्षा के लिए, मतलब अगर आप उसको पैसा दे दोगे तो वो लोग हमला नहीं करेंगे, समझिएगा। तो ये लिया जाता है, इसको चौठ कहते थे। चौठ का मतलब होता है 1/4। तो मान लो 100 रुपया उसको कमा रहा है अगर कोई आदमी, उसका 1/4 अगर दे देता था मराठा को तो वो लोग हमला नहीं करते थे, सुरक्षा उसको उल्टा दे देते कि तुम पे अगर कोई हमला होगा तो हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। चलिए फटाक से क्वेश्चन को पॉज करना है, दे दनादन आंसर करना है। टाइम नहीं है आप जितना सोच रहे हो, टाइम उतना है ही नहीं आपके पास, ठीक है। जिंदगी भर थोड़ी ना तैयारी करना है, बढ़िया से करो, एक ही साल करो, नहीं करना है छोड़ दो। निम्नलिखित को उनके शासन के क्रम में व्यवस्थित करिए। बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव। आपने वो मस्तानी, बाजीराव मस्तानी वाली मूवी देखी होगी, उससे भी कनेक्ट करिए। मूवी देखिए तो ऐसे बस साधारण मत देख लीजिए, देखिए तो समझिए कि कहाँ है, उसका क्या नाम था जो यहाँ पे है। इसको चलिए 1 2 3 4 को सजाइएगा, जल्दी से जल्दी बता रहे हैं राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 1 2 4, यानी पहले होगा बालाजी विश्वनाथ, तो ये 1 नंबर पे थे। उसके बाद आएगा बाजीराव, दूसरे नंबर पे ये थे। तीसरे नंबर पे थे बालाजी बाजीराव और आखिरी में माधवराव थे। इसके बाद सदाशिव राव भाऊ, बहुत लोग आए हैं इसमें, लेकिन ये 4 लोगों का क्रोनोलॉजी है, याद रखिएगा। आप सोचोगे आप कि ये कैसे याद करें, तो शुरुआत बालाजी विश्वनाथ से करो। विश्वनाथ भगवान काशी में है ना, तो वहां से शुरू करो, पहले वो है। फिर से कालानुक्रम आ रहा है। कालानुक्रम मतलब कौन किसके बाद आया, तो साहू जी, संभाजी, शिवाजी, राजाराम। तो चलो संभाजी पे मूवी अभी बनी थी कुछ दिन पहले, याद करिए। संभाजी, औरंगजेब जिनको तड़पा तड़पा के मार देता है, उनके स्किन को छील देता है और मुर्गा की तरह, और उसको नमक रगड़ देता है, आपने देखा होगा। तो ये कितना ब्रूटल था, इस पे मूवी आपने देखी होगी। तो सबसे पहले संभाजी आते हैं, ये तो आपको पता चल गया। संभाजी के बाद उसी मूवी में देखोगे तो कौन आता है? राजा राम आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद शिवाजी द्वितीय आते हैं, आखिरी में साहू जी आते हैं। समझ में आया कुछ बात? बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो चलिए अगला है, संयुक्त भारत के देश की स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने की थी। ये सही सोचा गया है, मराठों ने ही सबसे पहले सोचा था कि जो है संयुक्त देश एक होना चाहिए हमारा। और इसका जो स्टेटमेंट 1 था वो क्या है, देख लीजिए इसको यहाँ पे। मुगल शासन के ह्रास के पश्चात भारत में मराठा सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। बिल्कुल सही। तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो ये सही है, शिवाजी जो थे ये एक मंत्री परिषद से सलाह तो लेते थे, अष्टप्रधान उन्हीं का नाम है। लेकिन क्या ये दोनों सही है स्टेटमेंट? जल्दी से बताइएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, समझिए इसको। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं रखता था, वो राजा के अधीन होता था। ये नहीं कि वो जो मर्जी वो करेगा, नहीं। शिवाजी के अष्टप्रधान में क्या क्या थे? मजमूदार, दबीर, वकिया नवीस, सूर्यनवीस। इसका मैं ट्रिक दूंगा आपको, यूं यूं याद हो जाएगा, यूं। कौन क्या था? अब अष्टप्रधान में कौन कौन से लोग थे? सूर्यनवीस था, वकिया नवीस था, कौन कौन था? तो पहले तो समझिए कि कौन इसमें था कौन नहीं था। ऑप्शन इसके कहां पे है? ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें 7 है क्वेश्चन नंबर, यहाँ ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। हाँ आंसर यहाँ पे है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर में देखिएगा ये है 1 2 4, 3 वाला ऑप्शन नहीं है। वाकिया नवीस यहाँ नहीं था, ये दूसरे जगह था, ठीक है। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये बहुत बार आपने याद किया होगा। और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो शिवाजी का जन्म जल्दी से बताइए कौन से फोर्ट में हुआ था? आप लोग पढ़ते हो ना, जीजाबाई और इनकी माताजी का नाम क्या था, इस तरीके की चीजें आप पढ़ते हो। तो ये 1627 में जन्म हुआ था, 1674 में इन्होंने उपाधि धारण कर ली। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? वेयर वॉज द फॉर्मल कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एज छत्रपति टुक प्लेस? कोल्हापुर, पुणे, रायगढ़ या कहां पे? सोचिए इनका जो राज्याभिषेक कब हुआ था छत्रपति? 1674 में। तो देखिए इनकी जन्म हुई है 27 में और इनका राज्याभिषेक 74 में हुआ। क्लियर है ये चीज? चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कहां हुआ?
रायगढ़ में हुआ। कहां पे हुआ? रायगढ़ में। कोंडाना फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, ये सब था। एक ऐसा किला था झिंझनी, जिसको ऐसा बनाया गया था पहाड़ों के बीच में, झिंझनी फोर्ट, जिसको कोई नहीं जीत सकता था और कोई जीता भी नहीं उसको, हालांकि उस पर हमले की कोशिश बहुत हुई है। तो याद रखिएगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी एम्पायर? पूना, कारवार, रायगढ़ या पुरंदर? राइट आंसर क्या है? तो रायगढ़ इनकी राजधानी थी, यहीं पे इनका राज्याभिषेक हुआ था। चीजों को लिंक करो, जोड़ो एक साथ। क्या आपका ये चैप्टर कंप्लीट था? नहीं था तो बताइए हमें कमेंट में। मैं देखना चाहता हूं कि मराठा साम्राज्य से आप क्वेश्चन आपके छूट रहे, क्योंकि देखो न्यूज में तो आया था, संभाजी पे मूवी आई थी, तो एग्जाम में जब आएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कौन सा शिवाजी के विषय में असत्य है, गलत है, उसको बताना है। फॉल्स है। फॉल्स इसमें कौन है? शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, वे कट्टर हिंदू थे, ये भी मान के चलते हैं। रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण करने के लिए, हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया, ये बिल्कुल। किसी हिंदू राजा ने मुस्लिमों को ये नहीं कहा है कि तुम धर्म बदल लो। मुस्लिमों ने, मुस्लिम राजाओं ने, जितने अभी मुस्लिम हैं अपने इंडिया में, आप एक जान करके आश्चर्य कि एक मुस्लिम बहुत बड़े टीचर ने ही ये बात मुझे बताई थी, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। जितने भी मुस्लिम हैं, आप खुद सोचो, वो राजा दाहिर के टाइम में और 712 के बाद मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए 1100 में या 1098। इसके बाद मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी लोग आने लगे, तो इतने मुसलमान तो यहाँ थे नहीं, आए कहाँ से? तो कुछ लोग वहां से आए थे। तो मान लेते हैं कि उस समय सैनिक वैनिक लेके सब 5000 आए होंगे। यहां जितने भी मुस्लिम आज हैं, इसमें से मैक्सिमम 90-95% ये सब कन्वर्टेड है, यानी कि इनके पूर्वज हिंदू थे। क्योंकि आप ही सोचो, ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन किसी हिंदू राजा ने धर्मांतरण करने की कोशिश नहीं की। मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया और आज ये संख्या इतनी बड़ी है, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, पढ़ोगे तब पता चलेगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहते थे? तो विदेशी वाला, अब यहां से शुरू करिएगा। विदेशी मामला जो देखरेख करता था उसको कहते थे सुमंत। अब सुमंत विदेश, फॉरेन अफेयर्स देखता था। क्या करता था सुमंत? फॉरेन अफेयर्स देखता था। चलो अब दो दो क्वेश्चन एक साथ करिएगा। देखो अभी मेरी गले में प्रॉब्लम है, आप लोग भी अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। उसके बावजूद भी मैं क्लास छोड़ नहीं रहा हूं। मेरा टारगेट है आपका टाइम कम से कम जाए और क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा करो। तो शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? अब दोबारा तो नहीं बताना ये, तो ये क्या भाई, जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर सुमंत। पुरंदर की संधि के बारे में सवाल है 1665 में, लेकिन कौन सा कथन सत्य है असत्य है? कोई भी किला मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, जल्दी बताइए। पुरंदर की जो संधि है, ठीक है, पुरंदर का किला भी था वह है ना, यहाँ पे ये संधि हुई थी। तो राइट आंसर इसका क्या है? कोई भी किला मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, नहीं, बहुत सारे किलों को दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। यह संधि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में संपन्न हुई, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुगल जो के बादशाह थे वो नहीं मिलते थे, इससे मिल भी नहीं पाते थे, ये इनका सुरक्षा और इस तरीके का ऐसा था। तो ये दोनों लोगों के बीच में हुआ था पुरंदर की संधि। हालांकि इसमें वो इतना ना शर्त रख दिया कि थोड़ा मुश्किल हालात हो गए, लेकिन चलो जो है सो फैक्ट है, ठीक है। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे? तो कौन था भाई? अभी तो नाम बताया हमने, शाइस्ता खां, अफजल खां, जसवंत सिंह। तो जय सिंह थे, ठीक है। अब अफजल खां है, इनका कहानी अभी गेम बजाएंगे शिवाजी। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद कौन थी? गुप्त प्रशासन में चोल, विजयनगर या मराठा साम्राज्य? ये तो मुझे पहले भी, हम शायद पहला क्वेश्चन यही था, तो मराठा प्रशासन में यही सब था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज ड्यूरिंग अष्टप्रधान कृष्णदेव राय, अकबर, पेशवा बाजीराव, शिवाजी? किसके टाइम में था अष्टप्रधान? शिवाजी के टाइम में था, ठीक है। ये बार बार मुझे नहीं बताना है, ये आप लोग समझदार हो, जान गए हो। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस? देखो ये जितने चैप्टर के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ये हमने आपके लिए करवा दी। इसके लिए एईडी एग्जाम निकल जाएगा, बीपीएससी निकल जाएगा, बिहार दरोगा निकल जाएगा, बिहार सिपाही निकल जाएगा। और ये मत सोचो कि बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा के लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं। सब बढ़ा रहे हैं ना, कटअप ज्यादा ना जाए, इसके लिए सब लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक अधिकारी शिवाजी के अष्टप्रधान में अंतर्गत नहीं था, पेशवा, सुमंत, मजमूदार, कोतवाल, कौन नहीं था? अब बताइए, समझिए इस चीज को, क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। कोतवाल नहीं हुआ था, कोतवाली बाद में शुरू हुआ, समझ में आया? संभाजी के बाद मराठा साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन किसके बाद में गया? आपने ऊपर देखा होगा, राजा राम या गंगाबाई या बालाजी विश्वनाथ?
राइट आंसर बताइए। संभाजी के बाद बालाजी विश्वनाथ के हाथ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मराठा देवियों में जिन्होंने 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध नेतृत्व किया, देवी की बात हो रही है, अहिल्याबाई, ताराबाई, रुक्मणीबाई या मुक्ताबाई। तो ये तो सब लोग जानते हैं, ताराबाई ने लीड किया था युद्ध में और इन सब चीजों में, ताराबाई का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना, ताराबाई इज द राइट आंसर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? हु वाज लीडिंग मराठा एज द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ? संभाजी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो कौन था? औरंगजेब भी मरा एक दिन, उसको लगता था कि एकदम मतलब क्या ही कहें हम, सबसे ज़्यादा अत्याचार उसने किए और उसके बाद उसका साम्राज्य खत्म ही हो गया। मतलब उस मूर्खों को देखो जिन्होंने लूटा खसोटा, आज उनके वंशज तो हैं इंडिया में, सब भीख मांग रहे हैं, पंचा चिपका रहे हैं, कोई दीवार पेंट करता है, कोई साइकिल की दुकान खोल के बैठा है, क्योंकि लूटा खसोटा हुआ धन थोड़ी ना बहुत दिन चलता है। लूट आपको तो आदत हो जाएगी ज़्यादा खाने पीने अय्यासी करने की, 75 को शादी करता है सब, तो शादी करेगा तो सब में खर्चा होगा ना, ये चीज़ है, समझदारी थोड़ी आ जाएगी। लूटने वाला बुद्धि होता है। आप ही के घर में अगर कुछ लोग होंगे, चाचा वाचा, भाई पटीदार, तो उनमें एक दो को लुटेरा होगा, याद करिए जाके, समझिए इस चीज़ को। लुटेरा उन लोग क्या करता है, वो करता है कि वो सोचेगा लूटेगा, उसको सोचेगा बचा ले, पॉसिबल ही नहीं है, वो खत्म हो जाना है। ताराबाई। शिवाजी के साम्राज्य के उत्तराधिकारी में से औरंगजेब ईमानदार की उपाधि, औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, कौन सा जो उत्तराधिकारी था शिवाजी का, उसको इन्होंने ईमानदार की उपाधि दी थी? कितनी बढ़िया बात है, ऑनेस्ट। राजा राम, ताराबाई, साहू या इनमें से कोई नहीं? तो ये है राइट आंसर 22 का बी, ताराबाई। ताराबाई को ये उपाधि उन्होंने दी थी, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच में हुआ? पानीपत तीसरा, मोहम्मद साहब अब्दाली आएगा अब, इसको यहाँ आया अटैक करने, तब तक उसके घर पे उसका भाई हड़प लिया उसका। तो मराठों और अहमद साहब अब्दाली के बीच में ये हुआ है, इस पर भी मूवी बनी हुई है। पानीपत जगह ऐसा था, पानीपत में ही क्यों लड़ाई होता है? बहुत बार ये सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ क्यों हुई? पानीपत के बगल में गुरुग्राम है, वहीं लड़ाई हो जाता है कि नहीं? देखो पानीपत का जो जगह था ना, वो लड़ाई के लिए सूटेबल था, किसके लिए? दिल्ली वाले लोगों के लिए, ठीक है। और ये आप अगर मान लो जैसे दिल्ली में आप रहते हो, तो दिल्ली में आ जाएगा कोई तब ना थोड़े लड़ने निकलोगे, आप सोचोगे कि उसको हम एक बाउंड्री पे रोकें, वहीं लड़े, ताकि लोग मरे भी तो हम जल्दी जल्दी यहाँ से अपना, इधर हमारा कब्जा रहेगा, इधर एरिया से हम अपना सामान पहुंचाएंगे, वहां उसको रोके रखेंगे, हारे भी तो भी रोके रखेंगे, क्योंकि इधर इधर से मरेगा तो उधर से भी मरेगा, और उधर वाले जो अफगानिस्तान वगैरह पाकिस्तान के तरफ से लोग आते थे, उनको भी वही रास्ता बचता था, तो एक वही जगह बच जाता था जहां इधर के लोगों को फायदा होता था और उधर के लोग फंस जाते थे कि वहीं लड़ना है, इसलिए पानीपत में ही लड़ाई हुआ है। ये एक भौगोलिक कारण था, स्ट्रैटेजिक व्यू था कि भाई रसद सामग्री खत्म होगा, आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी से कोई जाएगा दिल्ली से, फटाक से सेना लेके आएगा, तो इधर वाले लोग इस होशियारी में थे, उधर वाले सोचते थे कि अभी हटेगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे, तो लड़ाइयाँ यहीं पे होती थी। समझ में आया? ये चीज़ है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, पढ़िएगा इतिहास तो पता चलेगा। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत के तीसरे युद्ध में, मराठों को हरा दिया था किसने? अफगानों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, रोहिल्लों ने। तो ये अहमद शाह अब्दाली इधर का नहीं था, ये सब बाहरी थे, ठीक है ना। तो ये कौन था? 24 का ए, अफगानिस्तान से ही आया था, इसको बुला करके लाया था कि चलो उसको हराओ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये तो जानते हो आप, 1761 में। पानीपत के तीनों युद्धों को याद रखिएगा लाइन से। अहमद शाह अब्दाली पर भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई का तात्कालिक कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा तात्कालिक, यानी तुरंत वाली कारण। तो देखते हैं, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ये मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे क्या करते थे? जगह जीत लेते थे और जीतने के बाद वहां एक एक गवर्नर छोटा सा मुलाजिम बैठा देते थे कि वो टैक्स देता रहे। यही अफगानिस्तान आज देखो जाकर के, खाने को सबको नहीं है, भारत सहायता ना करे तो मर जाएगा सब भूखे। समझिए इस चीज को, ये कितना बड़ा जीवन में सीख देता है। 26, ठीक है। मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय को निष्कासन का बदला, वो सोचा कि मराठा लाहौर से हटा दिए हैं उसके वायसराय को, इसका हम बदला ले लें। तो उसने बहुत मारकाट मचाया, बहुत युद्ध हुआ, छल कपट से ये लोग युद्ध जीतने में माहिर थे, ठीक है ना। तो
अब सत्य की नीति में जो युद्ध लड़ेगा वो उसको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हाँ, आते हैं आगे। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। एक इतिहासकार पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो इतिहासकार था। सफी खां, काशीराज पंडित, हरसन दास या दत्ताजी पिंगले, किसने देखा था? वो इतिहासकार था, हिस्टोरियन था। काशीराज पंडित ने इस पूरी लड़ाई को सामने देखा था और उसके विवरण को लिखा। किसने लिखा? काशीराज पंडित ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। अच्छा, ये दोबारा रिपीट कर रहा है 28 नंबर, तो काशीराज पंडित ही होगा, यही सेम हो गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? धार्मिक चेतना, राजनीतिक चेतना, भौगोलिक सेफ्टी, उच्च नेतृत्व शक्ति। राइट आंसर इज 29 सी, राजनीतिक जागृति। देखो, इन लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं थी। ये सोचते थे कि भाई हमारा भौगोलिक सुरक्षा चाहिए, हमको एक्सीलेंट लीडिंग था ही, धार्मिक चेतना था, लेकिन राजनीतिक यानी कि जैसे सबको मिला करके चलते नहीं। इनको लगता था कि मराठे ही इस पूरे साम्राज्य के राजा बनेंगे और जो ये हौसले हैं या भोसले हैं इन लोगों को कुछ नहीं देंगे। किसने कहा था हम इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी? अब ये आप मूवी देखे होंगे बाजीराव मस्तानी वाली, तो आपको इसमें पता चलेगा। बताइए राइट आंसर। तो बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था, यही था बाजीराव पेशवा। इसको एक बार टेस्ट के लिए बुलाया गया पेशवा बनाने से पहले, तो ये इस टेस्ट को दिया था और उसी में ही बोला था कि हम लोग को ये वृक्ष जर्जर हो गई है मुगल साम्राज्य की, इसके तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। तने इन द सेंस मेन, यानी दिल्ली पर अगर हम लोग हमला बोल दें, वहाँ के राजा को मार डालें या उसको कैद कर लें, तो बाकी जो ये सब चेला चपाटी है ये अपने ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक छोटा मोटा राजा, जो दक्कन का कोई राजा हो, कोई इधर उड़ीसा का राजा हो, तो ये सब अपने सरेंडर कर देगा सब। हालांकि ये स्ट्रैटेजी सुनने में ठीक है, लेकिन दिल्ली से उलझना वो लोग मतलब इतना सेफ्टी नहीं था, मारे भी जा सकते थे खुद। आप मराठा से, महाराष्ट्र से दिल्ली जाइएगा लड़ने उस जमाने में, तो 2-4 महीना तो जाने में ही लग जाएगा। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? इनायत खां, अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा। राइट आंसर बताइए। तो ये है अफजल खां। कौन है? अफजल खां, ठीक है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया? मोडी, ओडियारी, होयसल, मराठा। तो मराठाओं की लिपि क्या है? मोडी लिपि है। मोदी स्क्रिप्ट या मोडी स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट अलग अलग होता है, स्क्रिप्ट जिसमें हम लिखते हैं, जैसे हमारा देवनागरी है। आई थिंक उर्दू का क्या स्क्रिप्ट होता है, कुछ होता है उनका भी, नेपाली का भी देवनागरी है, संस्कृत का भी देवनागरी है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलहार, सिवनेर। तो यह है सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को कौन कौन से युद्ध में हराया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रायगढ़ में भी हराया था आई थिंक, और जो है सलहार के युद्ध में भी हराया था। निम्नलिखित में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? तो अभी जो आप टाइटल देखते हो, ये देशमुख, ये नायक, प्रतीक नायक, पाटिल, ये सब पहले टाइटल दिया गया था। ये लोग जागीरदार थे या क्या थे? जमींदार थे। ये लोग स्वतंत्र सरदार थे, इंडिपेंडेंट सरदार थे। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, वामन पंडित, तुकाराम, गंगा भट्ट। बताइए। तो ये रामदास थे। गंगा भट्ट बाद में गुरु बन के आते हैं, उसके टाइम में, बाजीराव के टाइम में, जो बाजीराव प्रथम था उसके टाइम में गंगा भट्ट राजपुरोहित होते हैं, जिसको वो कैद तक करवा दिया था एक बार, क्योंकि वो मस्तानी को बोलता था यवनी है। शिवाजी ने मुगलों की कैद में भागने के लिए कौन से नगर में कैद थे? अच्छा, शिवाजी जब उनके कैद से निकले तो कौन से में थे? तो ये जो ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, कानपुर। राइट आंसर इज आगरा, ठीक है। राइट आंसर क्या है? आगरा के फोर्ट में ये कैद थे। शिवाजी के समय सरे नौबत का पद किससे संबंधित था? बड़ा अच्छा सवाल है ये। वित्तीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, न्यायिक प्रशासन या सैन्य प्रशासन?
तो राइट आंसर आपको जो भी होगा, जो बच्चा इसका कमेंट करेगा वही इस पीडीएफ का हकदार होगा। याद रखिएगा, हर वीडियो में मैं लास्ट में ये क्वेश्चन देता हूं ताकि आपके स्किल्स का रिवार्ड आपको मिले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ। देखो 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मन से करना होगा। जो नहीं क्वेश्चन आता है उसको लिख लो। देखो कहीं से भी ज्ञान मिले, कहीं भी, उसको एक जगह नोट करने की आदत बनाइए। बड़े से बड़े लोग आज भी पढ़ते लिखते रहते हैं, वो मूर्ख तो नहीं है, बिलियनियर है, उनके पास इतना पैसा है जितना भारत का जीडीपी है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, भारत का, बिहार का जीडीपी है, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं। तो अब उनके पास पैसा है, आज भी पढ़ते लिखते रहते हैं। तो समझिए इस चीज़ को, पढ़ाई का महत्व सिर्फ अपने काम फायदे नौकरी के लिए नहीं है, और भी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।